वह कद्दावर पेड़ जिसने बाघमारा में अमन का फूल खिलाया, जिसने बाघमारा से माफियागिरी गुंडागर्दी को समाप्त करके शांति की खुशबू बिखेरी। वह कद्दावर पेड़ जिसके छांव में मजदूर गरीब सुकून से अपनी जिंदगी गुजारता था, वह कद्दावर पेड़ आखिर गिर गया। खैर, जो पेड़ उभरता है उसे एक दिन गिरना ही पड़ता है। मगर आज हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अपने आप में एक संस्था था बिहार की राजनीति में, जिससे चाणक्य समझा जाता था, और मजदूर राजनीति के वह महापंडित, बाघमारा से 3 बार विधायक और 10 वर्षों तक मंत्री रहने वाले व्यक्तित्व ओपी लाल यानी ओम प्रकाश लाल यानी लाला भैया अब हमारे बीच नहीं रहे। यादें हैं, बातें हैं और स्मृति शेष है। इसके साथ साथ आज भी जिंदा है उनके विचार, उनके आदर्श, उनकी सहजता, उनकी सरलता। छात्र जीवन से ही संघर्ष का रास्ता चुनने वाले ओम प्रकाश लाल ने सबसे पहला चुनाव आरएसपी में छात्र संघ का लड़ा और उसमें भी विजय हासिल किया। फिर आगे का रास्ता उन्होंने वकालत का चुना और वकालत की पढ़ाई पटना से पूरी की और फिर वापस धनबाद आ गए। मगर धनबाद आने के बाद उन्होंने धनबाद कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस तो शुरू किया, मगर ओपी लाल को किसी और रास्ते जाना था और वह रास्ता संघर्ष से निकलकर राजनीति के क्षेत्र में जाता था। ओपी लाल को ट्रेड यूनियन का बड़ा नाम, बड़ा चेहरा बनना था। स्वर्गीय ओपी लाल जी के बारे में हमें बताया उनके पुत्र और राजनीतिक वारिस और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश स्तरीय नेता श्री अशोक प्रकाश लाल ने। देखिए, स्वर्गीय लाल साहब यानी कि मेरे पिताजी अपने कॉलेज के ज़माने से ही वो राजनीति से जुड़े हुए रहे हैं हर किसी रूप में। शुरुआत से वो छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति से जुड़े हुए रहे हैं और जब वो आरएसपी कॉलेज में पढ़ते थे उस समय उनका वो छात्र संगठन के अध्यक्ष बने। उसके बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जब पटना चले गए, पटना से जब उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, वकालत की पढ़ाई करके जब डिग्री ले करके वो वापस आए तो धनबाद कोर्ट में उन्होंने बतौर प्लीडर, उस समय प्लीडर होते थे, बतौर प्लीडर उन्होंने बार एसोसिएशन से अपना मेंबरशिप का लाइसेंस लिया और उसके बाद वो लगातार क्रिमिनल प्रैक्टिस करते रहे। उनके सक्रिय राजनीति की शुरुआत भी हुई तो रिक्शा चालकों के संगठन से। यकीनन कोई सोच भी नहीं सकता कि रिक्शा चालक संघ का अध्यक्ष एक दिन कोयला मजदूरों का राष्ट्रीय पैमाने पर बड़ा सितारा बनकर उभरेगा। सन 71 के बाद कोलियरी के नेशनलाइजेशन के समय वह कोयला मजदूरों के समर्थन में उठ खड़े हुए और कोयला मजदूरों को जागरूक करके उन्हें कोलियरियों में रेगुलराइज करने और काम करने के लिए प्रेरित करने का बेड़ा उठाया। बस यहीं से शुरू हुआ उनके कोयला मजदूरों के नेता के रूप में उभरने का। और साथ में वो मजदूर और गरीब और समाज के दबले कुचले और हर पिछले से पिछले स्तर तक के लोगों के लिए हमेशा एक जिम्मेदारी के साथ में लोगों के साथ में खड़े रहे, जिसका सबसे बड़ा उनके लिए एक उदाहरण था कि वो अपने उस शुरुआती जीवन में कतरास में जितना भी रिक्शा चलता था उन लोगों को एक तरीके से उन लोगों का देखभाल करने वाले कोई नहीं थे, तो एक तरीके से सबसे पहले उन लोगों को उन्होंने संगठित किया और लोगों ने उनको अध्यक्ष बनाया और वहाँ से उनका फिर जो है सक्रिय राजनीति का शुरुआत हुआ। उसके बाद सन 1971 की बात है कि जब कोलियरी का राष्ट्रीयकरण हुआ था श्रीमती गांधी जी के समय में। सन 71 में कोकिंग कोल का राष्ट्रीयकरण हुआ था और सन 1973 में नन कोकिंग कोल का किया गया था। तो उस समय ये जो है जितना भी जो उस समय तो पहले मालिक लोग कोलियरी चलाते थे, तो सब लोगों को रेगुलराइज करवाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकार के पास में सरकारी नौकरी में, मतलब बीसीसीएल तो फिर उस समय सरकारी हो गया, तो उनको लोगों को लगाना का काम और उन लोगों को प्रेरित करने के लिए कि नहीं आप लोगों को काम करना चाहिए, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा आवाज़ बने
और वहीं से फिर इनका जो है मजदूरों के बीच में एक अच्छा पकड़ हुआ, जिसकी वजह से ये फिर मजदूर नेता के रूप में भी ये उभरे। गुंडा राज, माफिया राज और पहलवान राज को बाघमारा से उखाड़ फेंकने वाले ओपी लाल का पहला टकराव जब हुआ तो वो भी सड़क किनारे सब्जी लगाने वाले और ठेला लगाने वाले समर्थन में ही हुआ। फिर उन पर गोली भी चली, मगर गोली मारकर माफियाओं ने ओपी लाल को कमजोर नहीं किया बल्कि उन्हें काफी ताकतवर बना दिया और अब ओपी लाल मजदूरों के, गरीबों के बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो चुके थे। जी बिल्कुल, इसमें हुआ ऐसा कि पहले कतरास में माफियागिरी और रंगदारी का प्रचलन कुछ इस कदर था कि हम लोग तो उस समय काफ़ी छोटे थे, पर इतने भी छोटे नहीं थे कि होश नहीं सब याद ना हो। तो हम लोगों को पता है, हम लोग देखते थे जब हम लोग स्कूल से लौटते थे या स्कूल जाते थे तो रास्ते में कि उस समय रंगदारी का ये आलम होता था कि सड़क के किनारे जितने भी लोग सब्जियां लगाते हैं उनसे उनका एक यहाँ के माफियाओं का जो पहलवान होता था, उसमें पहलवान संस्कृति बहुत ज़्यादा चलती थी। उनका एक पहलवान होता था जो यहाँ से एक 50 रुपये का 50 पैसे का एक छोटा सा कूपन हर दुकानदार के सामने, सब्जी खोमचा वाले के सामने देता चला जाता था, और जो ठेला लगाता था उसको 2 रुपये का, और उधर से जब वो लौटता था तो सबसे वो पैसा तहसीलते हुए लौटता था। और अगर उसमें कोई लोग विरोध करते थे तो उनके पहलवान लोग उन लोगों का सामान, सब्जी ये सब फेंक देना और काफ़ी बेरहमी से मारना। तो ये चीज़ जब वो, इसके लिए वो सबसे पहला प्रयास किए कि ये चीज़ को बंद होना चाहिए। और जब ये चीज़ के लिए वो आगे बढ़े तो जिनका आमदनी का स्रोत बंद होता हुआ और कम होता हुआ नज़र आया तो उन लोगों ने फिर उन लोगों के ये आँख के किरकिरी बन गए। तो एक बार की बात है, ये जनरली ये मंत्री रहने के बाद भी, विधायक रहने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा गार्ड लेके चलने पे विश्वास नहीं करते थे। तो ये अपने रोज़ के काम के लिए, रामकनाली इनका घर जैसा रहा, रामकनाली कोलियरी को परिवार भी समझते थे, और रोज़ सवेरे 8 बजे वो कोलियरी के लिए निकलते थे, मज़दूरों का हाल समाचार जानने के लिए, समस्या जानने के लिए, और उसके बाद नहा धवा करके वो कोर्ट के लिए जाते थे। तो सारे लोगों को समय इनका पता था। तो ये जब रामकनाली के लिए जा रहे थे तो कुछ लोगों ने इनके ऊपर गोलियां चलाई थी, 3-4 गोली चली थी, और उस समय भी मज़दूरों का और गरीब तबकों का और ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि गोलियां छू करके निकल गई, और 1-2 दिन का स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद से ये फिर से क्रियाशील हो गए, फिर से ये कार्यरत अपने कामों में। सर पर 65 किलो का बोझ टोकरी में लिए हुए जब एक बूढ़ा कमजोर कोयला मजदूर अपना काम करता है तो उसे देखने वाली आंखें तो 1000 होती है, मगर इसे देखकर अगर किसी के दिल में दर्द पैदा हुआ तो वह यकीनन मजदूरों के हमदर्द स्वर्गीय ओपी लाल ही थे। सन 1985-86 की बात है। उस समय पिताजी हमारे लाल साहब माइंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और चीफ मिनिस्टर हमारे थे उस समय बिंदेश्वरी दुबे जी। और ये एक प्रपोज़ल रखे थे कि मज़दूर लोग जो है, खासकर जो 50-60 साल के जो बुज़ुर्ग मज़दूर हैं, वो सर पे टोकरी ले करके 50 किलो 60 किलो का कोयला ले करके चलते हैं, जो देखने में काफ़ी अमानवीय सा लगता है। तो इसके लिए इन्होंने इसका आवाज़ उठाया, पर जब बात नहीं बनने लगा तो लास्ट में इन्होंने कहा कि मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे रहा हूं अगर मेरी ये मांग पूरी नहीं होगी। फिर इसमें केंद्रीय मंत्रालय भी और प्रदेश के भी सारे लोगों ने फिर फैसला लिया कि नहीं, इस प्रथा को, इस तरीके से काम करवाने के सिस्टम को बंद करवाना है। और उसके बाद बंद हुआ, और उसके बाद न सिर्फ बीसीसीएल में, बाकी कोयला उद्योग की बाकी अनुषंगी इकाइयों में भी जहाँ पर ये प्रथा था उसको बंद करके आपको ट्रॉली और कन्वेयर बेल्ट्स का चलन में लाया गया। एक ज़माना था जब लोग ओपी लाल जी के चातुर्य के संबंध में बहुत सारी बातें कहते थे, यहाँ तक कि ओपी लाल जी को बिहार में राजनीति का चाणक्य तक कहा जाता था। बाघमारा में उनका मुखालिफ उनके सामने कहीं नहीं टिकता था, मगर एक सच्चाई यह भी है कि ओपी लाल के दिल में कोई छल प्रपंच नहीं था। इसे उन्होंने साबित किया है, और इस तरह साबित किया कि शायद ही कोई इस तरह का उदाहरण पेश कर सकता है। एक ज़माने में विजय झा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बाघमारा के उम्मीदवार थे, उनसे ओपी लाल जी के भाई से वोटिंग के समय टकराव हो गया, और
यही नहीं, एक लंबे वक्त तक ओपी लाल और विजय झा एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी के रूप में एक दूसरे के सामने खड़े रहे, मगर यह ओपी लाल जी की महानता और बड़प्पन ही था कि उन्होंने सारे कटु अनुभव और कड़वे यादों को भुलाकर विजय झा जी के सहज गले से लगा लिया। यहाँ तक कि मेयर के चुनाव में विजय झा जी की पत्नी डॉक्टर शिवानी झा, जो मेयर की उम्मीदवार थी, उनके लिए हर एक प्रकार से प्रचार किया। फिर बात करते हैं पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो की, जिन्होंने कड़ी प्रतिद्वंदिता में भी श्री स्वर्गीय ओपी लाल को हराया और काफी समय तक ओपी लाल के विरोधी रहे, मगर स्वर्गीय ओपी लाल ने फिर बड़प्पन दिखाया और जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर और फिर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर भी जलेश्वर महतो को खुलकर समर्थन किया। यहाँ तक कि गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, जिनके पिता कांग्रेस के बोकारो जिला के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे स्वर्गीय लाल साहब का काफी घनिष्ठ संबंध था और इस संबंध को उन्होंने रविंद्र पांडे से भी पूरी तरह से निभाया। कहीं पार्टी का विवाद दोनों के दरमियान नहीं आया। तो उसके बारे में हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमारे पापा जब भी चुनाव में खड़े होते थे तो सन 85 से उनके प्रखर विरोध के या नज़दीकी प्रतिद्वंदी के रूप में कोई भी रहते थे तो वो श्री जलेश्वर महतो जी रहते थे, जो बाद में इस एरिया से विधायक भी बने, और विजय झा भी उनसे प्रतिद्वंदिता में एक बार वो भी खड़े हुए हैं। लेकिन इनकी शख्सियत ऐसी थी कि जब इनका मौत हुआ, मतलब मृत्यु हुई, तो चाहे वो विजय झा जी हों, जलेश्वर महतो जी हों, इन लोग भी आंखों से आंसू, अश्रुपूरित आंसू से इनको श्रद्धांजलि दिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि पूरे मतलब कि ये जो क्रियाक्रम का जो होता है, इसमें वो सवेरे से लेकर शाम तक खड़े रहे घाट पर। ये लोग पूरे रात तक, जब तक पापा पूरी तरीके से पंचतत्व में विलीन नहीं हो गए, तब तक जलेश्वर दा और विजय चाचा ये लोग वहाँ से हटे तक नहीं। और हर समय चाहे वो विजय झा जी हों, जलेश्वर महतो जी हों, हमको फ़ोन करके हमेशा कुशल क्षेम पूछते रहते हैं। कहते हैं कि बेटा अगर किसी भी तरीके का ज़रूरत होगा, आपको ये नहीं समझना है कि हम मतलब पापा नहीं हैं तो आप लोग अकेले हो गए हैं। और वो लोग आते भी हैं कि बाकी सब चीज़ को देखने के लिए कि हम लोग कैसे हैं, नहीं हैं। तो बस यही एक लाइन जो है उनकी पूरी शख्सियत को एक लाइन में दर्शा देता है। ऐसे थे आपके हम सब के नेता और हमारे पूजनीय पिता श्री ओपी लाल साहब। सरकार के एक नुमाइंदगी के तौर पर हमारे कृषि मंत्री को श्री बादल पत्रलेख जी को भेजा गया, और उन्होंने भी जो उनको सम्मान दिया पार्टी के तरफ से और व्यक्तिगत तौर पर भी, कि शायद ही ऐसा कभी देखने को मिला है कि कतरास से कोई शव यात्रा निकला हो और लिलोरी स्थान मुक्ति धाम तक लोग पैदल जा कर के, स्वयं मंत्री जी भी उसमें थे, जलेश्वर महतो जी भी थे, सारे लोग थे। और उन लोगों ने और पार्टी भी जितना इनके साथ हुआ है, जितना पार्टी ने भी इनको समर्थन दिया, और प्लस कभी भी झारखंड से संबंधित कोई मामला हो या प्रदेश स्तर पे जिला के लिए, धनबाद के लिए कोई मामला हो, तो लोग हमेशा इनको निर्णायक भूमिका में ही रखा है और इनके निर्णय का भी प्रतीक्षा लोग करते थे इम्प्लीमेंटेशन के पहले। तो इसलिए हम कहेंगे कि पार्टी जितना सम्मान होना चाहिए था, जितना कि हकदार थे हमारे पिता, उतना सम्मान बिल्कुल दिया है। मैं भी खुद भी संतुष्ट हूँ इस बात से, और हमको लगता है कि मृतात्मा मेरे पिताजी भी इस चीज़ से संतुष्ट होकर के। साहित्य और संस्कृति से भी लाल साहब का काफी गहरा लगाव था। यहाँ तक कि कांग्रेस की धूर विरोधी विचारधारा सीपीआई के जन संगठन आईपीटीए के राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्गीय ओपी लाल उस सम्मेलन के आयोजन समिति के स्वागत अध्यक्ष थे। इस तरह से ओपी लाल ने साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता इलियास अहमद गद्दी की चर्चित पुस्तक फेयर एरिया को भी अपना पूरा सहयोग और समर्थन दिया। बात कहना था कि दरअसल इस बात पे हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि पापा हमेशा एक ही बात बोलते थे, और उनका विश्वास भी उसी चीज़ पे था कि राज बनाओ
युवराज नहीं। जी। जिसकी वजह से आज जो ये सवाल आप कर रहे हैं और हमको इसका जवाब देना पड़ रहा है, उनका एक क्लियर कंसेप्ट था। और वो अक्सर जैसे कभी हम लोग घर में भी बैठते थे, चूँकि समय तो हम लोग बहुत कम दे पाते थे एक दूसरे को, चूँकि वो हमेशा से, हम लोग जब से उठे हैं, जब से जन्मे हैं, तब से देख रहे हैं कि वो हमेशा से व्यस्त रहे हैं। लेकिन जब कभी भी समय मिलता था तो एक ही चीज़ बोलते थे कि चूँकि हम इसके पहले हम प्रदेश में हालांकि प्रदेश के हम महासचिव भी थे यूथ कांग्रेस के, और पूरे झारखंड प्रदेश के युवा इंटक के हम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन पापा फिर हमको बोले थे कि ठीक है, अब आपको जितना करना था आपने करा और मैं संतुष्ट भी हूँ, अब आप रुकिए। पापा का कहना था कि जब तक हम हैं, जब तक हम कर रहे हैं, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और शायद उनको इस चीज़ का आभास भी था कि ये बात वो लास्ट तक बोलने लगे थे कि जब हम नहीं रहेंगे तो आपको वो लोग खुद आपको आगे बढ़ाएंगे, या आपको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलेगा। जो हम महसूस कर रहे हैं कि आज उनके जाने के बाद भी, जो कहने को तो है कि मेरे एक पिताजी चले गए हैं, लेकिन जब हम पलट के देखते हैं तो हमको चाचा के रूप में, चूँकि पापा को सारे लोग भैया बोलते थे, इस नाते हम सब कोई को चाचा बोलते हैं, तो हम देखते हैं कि एक पापा मेरे गए हैं, लेकिन वो सैकड़ों पिता के समान चाचा मेरे लिए खड़ा करके गए हैं, जो हर वक्त मेरे साथ, मेरे पीठ के पीछे, हमारे भाइयों के साथ में, हमारी माता के साथ में, सबके साथ में खड़े हैं। इस वजह से हम लोग मतलब कि उनको लगता है कि नहीं, वो जो बोलते थे उनमें शायद भविष्य देखने की भी शक्ति थी, और इसी वजह से वो कभी नहीं चाहे कि उनका नाम लेकर के कोई भी आगे बढ़े, और बस एक ही लाइन में कहे कि उनका एक ही चीज़ कहना था कि राज बनाओ, युवराज मत बनाओ। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख भी ओपी लाल जी की अंतिम यात्रा में उपस्थित होकर उन्हें नम आंखों से विदाई देने पहुंचे थे। अब ओपी लाल जिंदा नहीं, मगर रिक्शा चालक से लेकर फुटपाथ दुकानदारों, कोयला मजदूरों, गरीबों के लिए हमदर्दी रखने वाले उनके मसीहा, उनके नेता की यादें हमेशा बाकी रहेंगी, उनकी स्मृति शेष रहेगी। बस स्वर्गीय ओपी लाल की स्मृति शेष।